हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला में पार्ट 2। कल हमने वर्णमाला के बेसिक तक देखा था कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला के कितने भागों में विभाजित किया गया है, हर किसे कहते हैं, अच किसे कहते हैं। तो आज है पार्ट 2। और आप अगर आपने प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा है तो आप उसे देख के आए तो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला। वर्णमाला में आज पढ़ेंगे स्वर। स्वर क्या होता है कि स्वतंत्र होता है, इसे किसी की आवश्यकता नहीं होती है बोलने के लिए, इसे किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट, यहाँ पे परिभाषा दिया हुआ है, आप देखेंगे परिभाषा की। जिनका उच्चारण बिना अवरोध या विघ्न का होता है उसे स्वर कहते हैं। इसके कहने का मतलब कि इसका उच्चारण व्यंजनों की तरह स्वरों की किसी की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि आप व्यंजन हैं तो आप व्यंजन को क है तो इसका अलग अलग करेंगे तो क और धन अ होगा। तो अ क्या है, स्वर है, तो इसको अलग करने में इन दोनों को बोलने के लिए, इन दोनों को मिलाकर क बना है, तो इनको बोलने के लिए आवश्यकता होती है, पर इसको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है, ये स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्वर किसे कहते हैं। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका कि स्वरों कुल स्वरों की संख्या 11 होती है। कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। बहुत सारे बुक में 13 भी दिया हुआ है और यूपीपी में हमें 13 माना गया था, जिसमें मेरा भी क्वेश्चन गलत हुआ था। तो आप फिर भी आप 11 ही लिखेंगे कि कुल स्वरों की संख्या 11 होती है। कौन कौन सी होती है? अ होता है, आ होता है, ई होती है, बड़ी ई होता है, ऊ होता है, बड़ा ऊ होता है, री होती है, ए, बड़ा ए, ओ और औ। नेक्स्ट है आपका कि उच्चारण या भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या 10 होती है, 10 मानी गई है। ठीक, कौन कौन से हैं तो ये देख लेंगे। अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट करके नोट कर लेंगे कि री को छोड़कर 10 होते हैं। ठीक, री को इसमें नहीं होता है। री को क्यों नहीं लेते हैं तो नीचे पॉइंट में क्लियर किया हुआ है कि इसका प्रयोग तत्सम शब्दों के लिए होता है। अब आप कहेंगे कि तत्सम शब्द के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तत्सम शब्द जो होते हैं संस्कृत से आए होते हैं। ठीक, संस्कृत। अब आपने संस्कृत इसमें देखा तो ये लगा है, ये वाला जो मंत्रा होते हैं री में लगता है और इसी वजह से ये संस्कृत भाषा का शब्द है, तो इसको छोड़ के 10 होते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप कि हिंदी शब्दकोश में री का क्रम बड़ा ऊ के पश्चात आता है। इसके कहने का मतलब क्या है कि जो री है ना, आप यहाँ पे लिखते हैं छोटा ऊ, एक मिनट, छोटा ऊ आप यहाँ पे देख लीजिए, ये रहा कि ये छोटा ऊ है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इसके बाद री आता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और दिया हुआ है कि हिंदी वर्णमाला में री बड़ा ऊ तथा छोटा ए के मध्य में आता है। ठीक, तो आप इसे नोट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है कि संस्कृत वर्णमाला में 9 स्वर होते हैं। संस्कृत वर्णमाला में 9 स्वर होते हैं। भोलानाथ तिवारी के अनुसार 10 होते हैं और स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। आप इसे नोट कर लेंगे। कैसे होती है तो वो आप देख लेंगे, ये नीचे दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है कि मात्रा के आधार पर 10 होती हैं। मात्राएं कितनी होती हैं तो भाई 10 होते हैं। कौन कौन? अ को इसमें नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं कि भाई अ ऐसे करके लिखते हैं और अ को ऐसे दर्शाया जाता है, इसकी कोई मात्रा नहीं मानी गई है। ठीक, और ये देख लेंगे तो आप यहाँ से शुरू होता है, आ का मात्रा होती है। ठीक,
ई की मात्रा होती है, बड़ी ई क्या होता है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। री की होती है, ए की होती है, ए की होती है, औ के होते हैं, और औ क्या होता है। ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का वर्गीकरण मुख्य रूप से करें तो दो होते हैं। कैसे कैसे होते हैं, तो आप देखिए, कुल स्वरों की प्रकार पूछे तो तीन आप लगाएंगे, और तीन में प्लुत स्वर आते हैं। अगर मुख्य रूप से पूछे तो आप दो लगाएंगे। अब देखिए, इसे क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण में कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसे ही एक मात्रिक कहते हैं, और इनकी संख्या चार होती है। ठीक। इनकी संख्या चार होती है, और इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर भी इन्हें ही कहते हैं, किसको, ह्रस्व स्वर को। अब इनकी संख्या कौन चार होती है, कौन कौन होते हैं, तो अ होता है, छोटी ई, छोटा ऊ, और री होता है। ठीक। अब देखिए दीर्घ स्वर्ग, ये हैं दीर्घ स्वर्ग। ठीक। जिनके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा दुगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इन्हें ही दो मात्रिक कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, और इनकी संख्या जो होती है सात होती हैं। ठीक। अब देखिए, सात होती हैं तो कौन कौन से होते हैं, अ होता है, छोटा ई, बड़ा ई, सॉरी, बड़ा ई, उ, ए, ओ, और औ। नेक्स्ट है मूल दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर क्या होते हैं, अ, आ, सॉरी, आ, ई, उ। ये इनकी संख्या तीन होती है। इन्हें सजातीय कहते हैं, और ये समान जाति के होते हैं। नीचे आपको डिस्क्राइब करेंगे हम कि सजातीय स्वर क्या होते हैं, और बस आप यहाँ पे फोकस करें जो मैं बताना चाहता हूँ। ये रहा संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर ए, ओ, और औ। इनकी संख्या चार होती है, और इन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। विजातीय क्यों कहते हैं, विजातीय का अर्थ होता है भिन्न भिन्न जाति। ठीक। अब देखिए, सजातीय क्यों बोला गया है उन्हें, सजातीय स्वर क्यों बोला गया है। अ है तो अ प्लस अ मिल के बना है आ। छोटी बड़ा ई बना है छोटी ई, छोटी ई। बड़ा ऊ बना है छोटा ऊ, और छोटा ऊ से मिलकर। अब आपको एक चीज़ समझना है कि सजातीय इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जो है एक ही प्रकार से मिलकर बने हैं। ठीक। और ये देखिए, ये विजातीय स्वर है। ठीक। विजातीय स्वर, तो विजातीय स्वर जो होते हैं, ए है तो कैसे बना है, अ धन ई को मिलकर बना है। ए बना है अ धन ए से मिलकर बना है। ऊ बना है अ धन ऊ से मिलकर बना है। और औ बना है अ धन औ से मिलकर बना है। अब देखिए, इन्हें कंठ तालव्य स्वर भी कहा जाता है, और इन्हें कंठ ओष्ठीय स्वर भी कहा जाता है। मैं आपको नीचे डिस्क्राइब करूंगा कि कंठ ओष्ठीय क्या होता है, और कंठ तालव्य क्या होते हैं, मूर्धा क्या होता है। मैं आगे आपको नीचे डिस्क्राइब करूंगा। जो आप बता रहा हूँ बस आप उसे नोट कर लीजिए। हाँ, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ये डिस्क्राइब करता हूँ कि कंठ क्या होते हैं। तो कंठ क्या होते हैं, मैं फिगर के तरह से दिखाऊंगा आपको, फिगर लेके आऊँगा। कंठ जो नीचे होते हैं, जहाँ आपने देखा है महादेव के कंठ नीला है, वहाँ से जो जो हम बोलते हैं उसे कंठ बोलते हैं, और तालु उसके ऊपर होता है। ठीक। आपको मैं नीचे फिगर के माध्यम से डिस्क्राइब करूँगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि काल मान मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार तीन होते हैं। ठीक। अब देखिए, मात्रा के आधार पर लघु स्वर होते हैं, अ, ई, उ, री। इसे एक मात्रिक भी कहते हैं, और ये हस्त ह्रस्व स्वर भी है और मूल स्वर भी है। ठीक। अब देखिए, और इनकी जो मात्रा होती है, जो लघु स्वर हैं, इनकी मात्रा ऐसे करके दिखाया जाता है। आप जब जब मैं आपको छंद बढ़ाऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा। छंद में इसका ज़्यादा प्रयोग होता है। ठीक। अब देखिए, गुरु स्वर।
गुरु स्वर कौन कौन से होते हैं? तो जो बड़े होते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, ओ और औ। ये दो मात्रिक होते हैं और इनको ऐसे करके दिखाया जाता है। अब देखिए दीर्घ जो स्वर हैं वो मूल स्वर और संयुक्त स्वर दोनों से मिलकर बने हैं। ठीक। अब देखिए प्लुत स्वर। प्लुत स्वर ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है और इसे त्रिमात्रिक कहते हैं। जैसे कि ओम, आप बोलेंगे ओम तो मंत्रों के उच्चारण में इसका प्रयोग होता है, हालांकि इसका हिंदी में कोई ज़्यादा रोल नहीं है, ये केवल मंत्रों के उच्चारण में है। अब देखिए आपको जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 होते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए जीभ के आधार पर अग्रस्वर। अग्रस्वर कौन होते हैं? जिनके उच्चारण में जीभ का अग्रभाग कार्यरत। अब आपको समझने में थोड़ी बताता हूँ, जैसे कि आप ई बोलिए, ई, ए, ओ, आए, तो आप इनको बोलेंगे तो आपके जीभ के आगे वाला पार्ट कार्य करेगा, जिससे आप किसी चीज़ का टेस्ट लेते हैं ना, वो पार्ट काम करेगा, इसलिए इसे अग्र स्वर कहा गया है। नेक्स्ट है आपका मध्य स्वर। मध्य स्वर जीभ के मध्य भाग से भाग कार्यरत हो, यानी मध्य एकदम बीच वाला पार्ट। आप बोलेंगे आप बोलेंगे तो आपका मुख खुला रहेगा और बीच का पार्ट कोई भी जीभ का मूवमेंट नहीं होगा, उसे मध्य स्वर की श्रेणी में रखा गया है। अब नेक्स्ट देखिए पश्च स्वर। पश्च स्वर क्या होता है? जीभ के पिछला भाग कार्यरत हो, आपके पीछे वाला। ठीक। अब ये देखिए अ, आ, उ, ओ और औ। आप इसे बोल के देखेंगे तो आपके पीछे जो कंठ का साइड है अंदर, उस वो वाला पार्ट आपका काम करेगा, तो इसे पश्च स्वर के श्रेणी में रखा गया। आप इसे डायग्राम में देख सकते हैं। ये देखिए जो अग्र स्वर का ये वाला पार्ट है, एकदम आगे वाला, जिससे आप टेस्ट करते हैं, जैसे फुल्की उल्की खाते होंगे। फिर है ये मध्य स्वर, उससे थोड़ा सा पीछे वाला कार्य करता है, जिसमें अ आता है। केंद्रीय स्वर भी इसे कहते हैं और आशीन स्वर भी कहते हैं, आप इसे नोट करेंगे। फिर है सबसे लास्ट में ये जो पीछे है पश्च स्वर, जो पीछे के हिस्से से बोला जाता है, आप इसे देख लेंगे। पश्च स्वर जो सबसे अंदर होता है और यहाँ पे आपने देखा होगा अपने शीशा में करके, यहाँ पे ऐसे करके हमारे जीभ के पास होता है, वहाँ से जो बोला जाए उसे कहते हैं। अच्छा अब देखिए उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर स्वर दो प्रकार में विभाजित किया गया है। कौन? आवृतमुखी और वित्रमुखी स्वर। तो आप देखिए अवृत्रमुखी वो होते हैं जिनके उच्चारण में ओठ गोलाकार या वित्रमुखी नहीं होते हैं। आप जैसे आप बोलेंगे, इसके कहने का मतलब कि जैसे आप अ बोलेंगे तो आप बोलेंगे ना, तो आपका ओठ जो है वो गोलाकार नहीं होगा। आ बोलेंगे तो भी नहीं होगा, ई बोलेंगे तो भी नहीं होगा, बड़े ई बोलेंगे तब भी नहीं होगा, ए बोलेंगे तब भी नहीं होगा, ए बोलेंगे तब भी नहीं होगा। ये आगे वाले पार्ट से बोले जा रहे हैं, इस वजह से नहीं होता है। अब देखिए वृत्तमुखी क्या होते हैं कि जिनके उच्चारण में ओठ गोलाकार या वृत्तमुखी होते हैं। जैसे आप जैसे ही बोलेंगे, आपको अगर बोलना है, प्रैक्टिकल करना है, तो आप एक शीशा लीजिएगा और बोलिएगा ऊ, ऊ, ओ, औ। तो आपके जो ओठ है ना वो गोलाकार हो जाएंगे। अब देखिए वर्णमाला में कौन सा स्वर वर्णमाला में कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ आज के लिए, तो आप देख लेंगे। पहला ऑप्शन है अ, आ, च, त, ई, अ, प।
तो ये जो ऑप्शन आपका सी है ई दोनों यहाँ पे देखिए तीनों को दिया गया है कि ये स्त्रीलिंग होते हैं। तो जो स्वर में केवल यही 3 स्त्रीलिंग होते हैं, बाकी सब पुल्लिंग होते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न सेकंड है कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है भैया वर्णमाला कहते हैं। आपने पढ़ा है कि वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। कैसे वर्ण? जो व्यवस्थित हो, सुढंग से लिखा हो। जैसे यहाँ पे लिख दूँ क ख ग, तो ये वर्णमाला आएंगे। अगर यहीं पे लिख दूँ क क श ह, तो ये आपके नहीं होंगे। तो इसे आप क्या कहेंगे? आप इसे वर्ण समूह कहेंगे, ना कि वर्णमाला कहेंगे। आप इसे नोट कर लेंगे। अब प्रश्न 3 है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है स्वर, वर्ण, व्यंजन, अवयव। तो स्वर, अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको ना इसी में डिस्क्राइब कर देता हूँ। स्वर क्या होते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? इसका ऑप्शन तो आपको दिख ही गया होगा। इसका राइट आंसर क्या है? वर्ण क्या होते हैं कि जो व्यंजन व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन जिसकी उच्चारण में स्वरों की सहायता होती है। और अवयव क्या होते हैं आपको बाद में बताऊंगा। अवयव क्या होते हैं, नासिक क्या होते हैं, अनुनासिक क्या होते हैं। अब देखिए ऑप्शन 4 है कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। तो आपको पता है कि 53 है। पहले 52 थी, एक ये वाला ऐसे करके नया ऐसे करके जुड़ा, इस वजह से विशिष्ट स्वर, तो 53 हो गए। ठीक। अब देखिए ऑप्शन क्वेश्चन 5 है कि निम्नलिखित में से समृद्ध स्वर कौन से होते हैं। समृद्ध स्वर, तो ऑप्शन में देखिए समृद्ध स्वर किसे कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया नहीं कि समृद्ध और विपरीत क्या होते हैं। तो आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा। थैंक यू। आपको कैसा लगा ये सेशन आप हमें बताएं। और किसी भी प्रकार का सुझाव हो या आपकी डिमांड्स हो तो वो भी आप कमेंट करके बताएं, हम ज़रूर पूरा करेंगे। और अगर हमसे किसी भी प्रकार में गलत इन्फॉर्मेशन या कुछ त्रुटि हो गई है तो प्लीज़ हमें माफ़ करें। और सेशन को लाइक सब्सक्राइब करें और प्लीज़ ध्यान लगा के पढ़ें। थैंक यू।